Hello everyone, welcome to WowIS. Now today we'll cover our daily current affairs for 27th of May. Okay. ऑल्सो हमारा एक एड इनिशिएटिव चल रहा है, तो प्लीज़ वेबसाइट पे आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। कंटेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, सो हेयर इज़ आवर कंटेंट लिस्ट फॉर टुडे। सबसे पहले हम खीर भवानी मेला देखेंगे, जो कि JNK में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, इसको ट्रस्ट ने इस साल के लिए कैंसिल कर दिया है। एनुअल फेस्ट है ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का। इस साल ये कैंसिल्ड रहेगा। ओके, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सिकाडास। ये इंसेक्ट्स हैं। ओके, ये 13 to 70 ईयर्स अंडरग्राउंड रहते हैं और फिर मेट करने के लिए बाहर आते हैं। तो US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बोला गया है कि US में स्पेसिफिकली कुछ सिकाडास के जो ब्रीड्स हैं वो बाहर आने वाले हैं मेट करने के लिए। तो थोड़ा इस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वन विल बी आरोग्य सेतु ऐप को ओपन सोर्स कर दिया गया है। तो अब ओपन सोर्स का मतलब है कि आप इसके सोर्स कोड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, मॉडिफाइबल। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में हम जानेंगे। नाउ हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है चाइनाज मार्स मिशन Tianwen-1। ओके, चाइना ने एक नया मार्स मिशन Tianwen-1 लॉन्च किया, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी साउथ अटलांटिक एनोमेली। इस एनोमेली की वजह से क्या हो रहा है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी वीक हो गया है। ओके, तो साउथ अटलांटिक में एनोमेली के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है अप्लाइंग द लेसन्स लर्न फ्रॉम GST टू वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। ओके, सो ये एक ओपेड है। इसमें बताया गया है कि GST में क्या क्या इश्यूज़ आए थे, उनको कैसे रिजॉल्व किया गया। वही सारे इश्यूज़ और उनके सॉल्यूशंस हम वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, इस स्कीम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। ना अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी एक ओपेड है, विच इज़ R&D पार्ट 2 सेल्फ रिलायंस इंडिया। सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हमें R&D में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, और इसमें ये भी बताया गया है कि बाकी कंट्रीज़ का क्या एक्सपीरियंस रहा है। ओके, अदर कंट्रीज़ एक्सपीरियंस इसमें बताया गया है। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो हमारा पहला टॉपिक है खीर भवानी मेला। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर में ये एनुअल फेस्टिवल है। ओके, इट्स एनुअल फेस्टिवल होता है ये, और ये लगता है तुलमुल्ला विलेज इन गंदरबल डिस्ट्रिक्ट। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ ये ज्येष्ठ अष्टमी के दिन ये फेस्टिवल कंडक्ट किया जाता है, मेला लगता है एक, और ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का बहुत ही प्रोमिनेंट फेस्टिवल है। ओके, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर के अराउंड एक स्प्रिंग है जो कि अपना वाटर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज कर लेता है। ऐसा पाया भी गया है और ऐसा लोगों का मानना भी है कि ये स्प्रिंग जो है इसका पानी का कलर चेंज हो जाता है जैसे भी सर्कमस्टांसेस रहते हैं कश्मीर वैली के। ओके, नाउ वील मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक है हमारा सिकाडास। सो ये बेसिकली इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड न्यूजीलैंड। ओके, ये इन 3 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। नाउ ये 13 to 17 ईयर्स अंडरग्राउंड डेवलपमेंट होता है इनका, मतलब काफ़ी लंबा अंडरग्राउंड डेवलपमेंट पीरियड है। और ये क्यों होता है ये अभी तक इट्स अ मिस्ट्री। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऊपर जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए इनका एक बहुत लंबा अंडरग्राउंड डेवलपमेंट पीरियड होता है, बट दैट्स नॉट क्लियर कि ऐसा क्यों होता है। सो जो कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का वो ये है कि ये सिकाडास अभी मेट करने के लिए अमेरिका में ऊपर आने वाले हैं कुछ ब्रूड्स। ओके, तो यही इसका कॉन्टेक्स्ट है। एंड दे कम ओवर ग्राउंड ओनली टू मेट। ओके, सॉइल के ऊपर ये मेट करने आते हैं, और मेट करने के बाद ये प्लांट्स और वेजिटेशंस जो जंगलों में होती हैं उसमें जाके रहने लगते हैं। और जब ऊपर आ जाते हैं तो इनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाती है। ऊपर आने के बाद ये केवल 2 से 4 हफ्ते ही ज़िंदा रहते हैं, और जब ये अंडरग्राउंड रहते हैं डेवलपमेंटल स्टेज में तो ये प्लांट के रूट से सैप पे फीड करते हैं। ओके, दे फीड ऑन द सैप थ्रू प्लांट रूट्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगली न्यूज़ जो है हमारी वो है आरोग्य सेतु ऐप इज़ नाउ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है ऐप का उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सोर्स कोड इज़ मॉडिफाइबल। जनरली क्या होता है, जो ऐप का डेवलपर होता है वही उसके सोर्स कोड को चेंज कर सकता है, लेकिन अगर ओपन सोर्स ऐप तो कोई भी उसके सोर्स कोड को चेंज कर सकता है। ओके, ना आरोग्य सेतु ऐप जैसा कि हम सब जानते हैं सेल्फ असेसमेंट करने के लिए है।
अगर किसी को कोरोना वायरस की कितनी रिस्क है, ये आप अपने आरोग्य सेतु ऐप से जान सकते हैं। और ये बेसिकली कैसे काम करता है, तो ये दो चीज़ों का यूज़ करता है, एक है फ़ोन का ब्लूटूथ और दूसरा है फ़ोन का जीपीएस। ओके, नाउ होता क्या है कि जब एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से कांटेक्ट में आता है जिस पे आरोग्य सेतु हैं, तो वो ये जान लेता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसको भी कोरोना वायरस है कि नहीं है। एक जो इसमें फ़ॉल्ट है वो ये है कि सेल्फ़ रिपोर्टिंग पे ये काम करता है। ओके, जब तक दूसरा आदमी अपना डेटा इसमें दर्ज नहीं करेगा, ये बताएगा नहीं कि उसको बीमारी है या नहीं, तब तक ये आपको भी ये चीज़ें नहीं बता सकता। तो ये एक कंसर्न है। ओके, नाउ जो आपका डेटा है वो इनक्रिप्टेड होता है, मतलब उसको हर कोई नहीं देख सकता, सिर्फ सरकार ही आपका डेटा यूज़ कर सकती है और देख सकती है। नाउ इश्यूज़ क्या क्या हैं आपके साथ, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये पीपल डिपेंडेंट है। जब तक लोग अपना खुद का जो स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस, वो अगर इसमें अपडेट नहीं करते तो ये आपको नहीं बता पाएगा कि क्या ग्रैंड रियलिटीज़ हैं। ओके, सो ये बुलेट प्रूफ तो नहीं है, इसमें 0% एरर की कोई वो नहीं है, एरर ज़्यादा हो सकता है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपको डेटा का कंसर्न है कि आपका डेटा जो इतना यूज़फुल है, जो इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो डेटा कौन कौन देख सकता है। तो गवर्नमेंट तो देख ही सकती है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो ऑफिशियल्स जो कि हेल्थ ऑफिशियल्स हैं जैसे, या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में जो लोग अभी काम कर रहे हैं, वो लोग इस डेटा को देख सकते हैं। और कब देख सकते हैं, जब आपको हेल्थ इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर किसी हेल्थ प्रोफेशनल या इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी तो आपका डेटा यूज़ हो सकता है। और जो टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं इस ऐप में, वो ये भी बताती हैं कि कितने दिनों तक आपका डेटा रिटेन होगा और कितने दिनों बाद इसको डिलीट कर दिया जाएगा। ओके, ना कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं। तो सबसे पहला टेक्निकल इशू ये है कि ये काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करता है। ओके, इसको ब्लूटूथ की भी परमिशन चाहिए होती है, इसको जीपीएस की भी परमिशन चाहिए होती है। कुछ और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स हैं जैसे कि ट्रेस टुगेदर, ये भी इसी फंक्शन पे काम करता है। यही इसका काम है कि आप अपने रिस्क असेसमेंट कर सकें खुद से। और ये सिर्फ ब्लूटूथ यूज़ करता है, जीपीएस यूज़ नहीं करता है। ओके, सो ये एक कंसर्न है कि इतने सारे परमिशंस इस ऐप को क्यों चाहिए। कुछ अदर इश्यूज़ जैसे कि हैं, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक पूरा टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है आपका, वो हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सिर्फ टेक्नोलॉजी हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकती, आपको ह्यूमंस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज़ कंपलसरी, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे रिलाय नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंसर्न्स है इस ऐप्स को लेके। ओके, और ओपन सोर्स हो गया, ये न्यूज़ है। नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। अगली जो न्यूज़ है वो है चाइनाज़ मार्स मिशन विच इज़ टियानविन-1। ओके, ये चाइना मार्स पे एक मिशन भेजेगा जो कि अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में वहाँ पे लॉन्च होगा, मतलब जनवरी से अप्रैल के बीच में कभी भी। नाउ क्या ये पहला मिशन है चाइना का, तो इसका जवाब है नहीं। एक चाइना ने पहले भी मिशन भेजा था जिसका नाम था यिंगुओ-1। ओके, ये एक रशियन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू इसको भेजा गया था और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाया था। ये पैसिफिक ओशन में ही डिसइंटीग्रेट हो गया था। ओके, टूट के गिर गया था पैसिफिक ओशन में, तो ये अर्थ के बाहर नहीं जा पाया था। अब बात करते हैं टियानविन-1 की। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका नाम कैसे आया। तो एक चाइनीज़ पोएम है जिसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका नाम होता है क्वेश्चंस टू हेवन। ओके, इसी के थ्रू नाम आया टियानविन-1 का। और दिस इज़ एन ऑल इन वन ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मिशन के बारे में कि इसमें ऑर्बिटर भी है जो कि मार्स के चक्कर लगाएगा, दूसरा इसमें लैंडर भी है जो मार्स के सतह पर लैंड करेगा, और तीसरा इसमें रोवर भी है जो उसके स्पेस को एक्सप्लोर करेगा, मतलब उस पर चलेगा। ओके, नाउ अब ये इन्वेस्टिगेट क्या क्या करेगा, इसके एम्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये उसकी सॉइल को देखेगा। ओके, इट विल स्टडी सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर ये उस पर वाटर का प्रेजेंस सर्च करेगा, आइस का प्रेजेंस सर्च करेगा, और एटमॉस्फेरिक भी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये इन्वेस्टिगेट करेगा। ओके, 13 पेलोड्स हैं इसमें, जिसमें से 7 ऑर्बिटर हैं और 6 रोवर हैं। ओके, मतलब घूमने वाले व्हीकल्स। ओके, और दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टू प्लेस ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार ऑन द मार्शियन सरफेस। ये पहला मिशन है पूरे वर्ल्ड में जो कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार को रखेगा मार्स के सरफेस के अंदर। ओके, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग मतलब सरफेस के नीचे।
और ये किस लिए यूज़ होगा, तो जियोलॉजी यूज़ करने के लिए, मतलब उसका जो सॉइल है वो उसका कंपोजिशन क्या है और ये सब हम लोग जानेंगे इसके थ्रू। नाउ एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मार्स एक्सप्लोरेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपने देखा होगा अर्थ ने भी अपना मंगलयान भेजा था, ओके, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, ओके। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये सब भी अपने अपने रोवर्स और लैंडर्स भेजती हैं मार्स पे। तो हमारे लिए मार्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सबसे इसका जो सटीक जवाब है वो ये है कि इसमें काफ़ी सारे अर्थ लाइक फीचर्स हैं मार्स में। ये काफ़ी हद तक अलग भी है और काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो इसमें बादल हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, कैनियन हैं, वॉल्केनोज़ हैं और वेदर पैटर्न्स भी हैं। मार्स पे इवन अपना खुद का वेदर पैटर्न है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अर्थ से इतने सारे फीचर सिमिलर हैं, तो क्या मार्स पे लाइफ हो सकती है, ओके। और इवन जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं उसमें वाटर की प्रेजेंस भी मार्क की गई है। अब ये नहीं पता है कि वाटर सरफेस पे बहता था या सब सरफेस बहता था, आइस फॉर्म में था या वाटर लिक्विड फॉर्म में था, बट वाटर की प्रेजेंस मार्स पे थी। ये हमारे अलग अलग मिशंस ने पता लगाया है। तो एक और जो क्वेश्चन उठता है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या मार्स में कभी लाइफ थी या क्या मार्स आगे कभी लाइफ को सस्टेन कर सकता है। अगर कर सकता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं तो वो साइंटिस्ट, हम लोग सर्च कर ही रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ सस्टेन हो सकती है। इसलिए इस पे इतना फोकस है कि क्या लाइफ इस पे सस्टेन की जा सकती है। तो ये पूरा जो मामला था वो था टियानमेन 1 का। अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साउथ अटलांटिक एनोमली। अब साउथ अटलांटिक एनोमली है क्या, एनोमली क्या होती है। सबसे पहले तो एनोमली, अगर कोई भी नेचुरल पैटर्न से कोई भी चीज़ भटकती है तो उसको बोलना जाता है एनोमली। कोई भी चीज़ अगर अपने जो नेचुरल फिनोमेना है उससे बाहर जाके काम करती है तो उसको एनोमली बोला गया, ओके। नाउ व्हाट इज़ साउथ अटलांटिक एनोमली। तो ये एक रीजन है, साउथ अटलांटिक में एक रीजन है जो कि साउथ अमेरिका से एक्सटेंड करता है वेस्टर्न अफ्रीका तक, ओके। तो इस रीजन में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी कम होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कम होती है, इसलिए इसको बोला गया साउथ अटलांटिक एनोमली। अभी साउथ अटलांटिक एनोमली होती क्यों है, ओके। ये होती है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की वजह से। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट को हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जब अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस होते हैं और उसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है, ओके। नाउ इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि एक ब्रॉड पैटर्न है कि ओवर द लास्ट 200 ईयर्स जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 9% से रिड्यूस हो चुकी है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ 9% कम हो चुकी है, ओके। और इसका काफ़ी बड़ा जो हिस्सा जो कि कम हुआ है वो हुआ है साउथ अटलांटिक रीजन में, वही जो रीजन हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। अब इससे होता क्या है, व्हाट आर द इम्पैक्ट। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो ये है कि मैग्नेटिक शील्ड जो होती है वो काफ़ी सारे हार्मफुल रेडिएशंस को हमसे दूर रखती है, और अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होती है तो हार्मफुल रेडिएशंस जो होते हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस, सोलर फ्लेयर्स, ओके, इनसे हमको नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, इंटरनेट सैटेलाइट्स, मोबाइल फ़ोन सैटेलाइट्स, ये जो भी चीज़ें सैटेलाइट्स पे डिपेंडेंट हैं उन पर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जो नेविगेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, एक और जो चीज़ आती है वो है कि मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो इस मैग्नेटिक शील्ड के थ्रू हम लोकेट करते हैं। अगर मैग्नेटिक शील्ड जो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड अगर उसकी स्ट्रेंथ कम होती है तो मैग्नेटिक पोल्स के लोकेशन में भी हमको दिक्कत आ सकती है, और मैग्नेटिक पोल्स की जो लोकेशन होती है वो चेंज होती रहती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, ओके। फिर एक जो चीज़ है वो ये है कि आपने देखा होगा माइग्रेटरी बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं जो कि अलग अलग सीजन्स में अपने हैबिटेशंस को छोड़ के दूसरे हैबिटेशंस की तलाश में निकलते हैं। तो वो उनका जो माइग्रेशन होता है वो फिर काफ़ी हद तक मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई असर पड़ेगा तो इनके माइग्रेशन में भी काफ़ी असर पड़ सकता है, ओके। वो अपना रास्ता भटक सकते हैं। नाउ जो हमने डिस्कस किया था कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या होता है, तो बेसिकली वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में काफ़ी सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनर रेडिएशन बेल्ट और एक होता है आउटर रेडिएशन बेल्ट। इनर रेडिएशन बेल्ट में आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और आउटर रेडिएशन बेल्ट ये जो है इसमें आपको अ मिक्सचर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों मिलेंगे, ओके। अब ये जब एक कांस्टेंट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो इसकी वजह से अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है अर्थ का, ओके।
अब ये ट्रैप हो जाते हैं एक्चुअली वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में, ये सारी चीज़ें ट्रैप हो जाती हैं। ओके, और ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जब अर्थ के पास आता है साउथ अटलांटिक रीजन में, 200 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता है ये बस। ओके, 200 किलोमीटर की रेंज में। तो जब ये अर्थ के पास आ जाता है और ये सारे पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कम हो जाता है। तो ये पूरा किस्सा था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का और साउथ अटलांटिक एनोमली का। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अप्लाइंग द लेसन्स लर्न फ्रॉम जीएसटी टू वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। ओके, ये एक ओपेड है और ये बताता है कि ONORC स्कीम जो है, वन नेशन वन रेशन कार्ड और जीएसटी, वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। इसलिए जो इश्यूज़ हमको जीएसटी में देखने को मिले वही हमको ONORC में देखने को मिल रहे हैं, और जो सॉल्यूशंस हमने जीएसटी में इम्प्लीमेंट किए वही सॉल्यूशंस हम ONORC में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम देखते हैं ONORC क्या है। ये हम सबको पता है, ONORC इज़ बेसिकली पोर्टेबिलिटी ऑफ रेशन कार्ड। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आप महाराष्ट्र में रेशन खरीद सकते हैं, आप महाराष्ट्र के हैं आप हिमाचल प्रदेश में राशन खरीद सकते हैं, आप अगर जम्मू कश्मीर के हैं तो आप तमिलनाडु में राशन खरीद सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक ही राशन कार्ड होगा और आप उससे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी राशन खरीद सकते हैं। ओके, नाउ ये फर्स्ट सब सजेस्ट किसने किया था, तो ये नंदन निलेकनी की लेड एक कमेटी थी, ओके, टास्क फोर्स, जिसने 2011 में इसका सजेशन दिया था कि पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए रेशन कार्ड्स की। नाउ अब कुछ चैलेंजेस हैं, तो 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस हैं, बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है फिस्कल बर्डन का चैलेंज। देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से लोग जाते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग आते हैं। हर स्टेट से कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हो गए जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं और कम लोग जाते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हो गए जहाँ से लोग जाते ज़्यादा हैं और आते कम हैं। तो ऐसे जो नेट इनबाउंड स्टेट्स हैं, नेट इनबाउंड लेबर वाले स्टेट्स, मतलब जहाँ पे लेबर आता ज़्यादा है और वहाँ से जाता कम है, तो इन पे एक फिस्कल बर्डन पड़ने वाला है, क्योंकि लोग इनके यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं तो इनकी सब्सिडीज़ बढ़ानी पड़ेंगी इनको, तभी ये इतने सारे लोगों का खर्च का ख्याल रख सकते हैं। ओके, दूसरा जो है वो है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का इशू। अब इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का इशू कैसे है, तो ये स्कीम जो है वो एक पूरे नेशनल लेवल पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दिस इज़ अ स्कीम अबाउट वन साइज़ फिट्स ऑल, एक ही इसका मॉडल है और वो आपको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना है। तो कुछ स्टेट्स का एक कंसर्न है कि ये वन साइज़ फिट्स ऑल मेथड आपका काम नहीं करेगा। वो कैसे नहीं करेगा, तो कुछ सब हर स्टेट का अपना अपना PDS सिस्टम है, किसी स्टेट का फ़ीचर अलग है तो किसी स्टेट का कुछ और फीचर है। ओके, तो अब इनको इंटीग्रेट करना है स्टफ़। दूसरा, किसी में सब्सिडीज़ ज़्यादा हैं, किसी स्टेट में सब्सिडीज़ कम हैं। कुछ स्टेट्स में आइटम्स जो आपको अवेलेबल होते हैं वो अलग हैं और कुछ स्टेट्स में आइटम्स जो अवेलेबल होते हैं वो अलग हैं, और वो स्टेट की अपनी अपनी स्पेसिफिक नीड्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो इनको इंटीग्रेट करना, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना, दिस इज़ टफ। नाउ जो थर्ड हमारा जो चैलेंज है वो है टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। हमने GST में देखा कि इतने सारे टैक्स पेयर थे, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। ओके, सारे असेसमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया उसको मॉनिटर करने के लिए। वही चैलेंज हमको ONORC में भी फेस करना पड़ सकता है। तो हमारे पास 750 मिलियन बेनिफिशियरीज़ हैं। ओके, और लगभग 5.5 लाख राशन शॉप्स हैं, फेयर प्राइस शॉप्स जिनको हम बोलते हैं। ओके, और 54 मिलियन टन, 54 मिलियन टन्स के फ्रूट ग्रेन को हमको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना है। तो ये सब हम एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। ओके, नाउ हम ये देखते हैं कि GST में भी यही सारे चैलेंजेस आए थे और इनको कैसे एड्रेस किया गया। तो वही हम जो सॉल्यूशंस हैं वो अगर क्या हम ONORC स्कीम में भी लागू कर सकते हैं। पहला है फिस्कल चैलेंज। जैसा मैंने आपको बताया कि इनबाउंड लेबर स्टेट्स होते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, वैसे ही गुजरात और महाराष्ट्र, GST में क्या हुआ था कि ये नेट एक्सपोर्टर स्टेट्स थे, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और इनको बहुत बड़ा घाटा हुआ क्योंकि GST हमारा जो है वो कंजम्पशन बेस्ड मॉडल पे काम करता है। मतलब जिस स्टेट में खपत ज़्यादा होगी उस स्टेट को फ़ायदा ज़्यादा होगा। मध्य प्रदेश में खपत ज़्यादा होती है, माल कम बनता है लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो जो फ़ायदा है वो MP को मिलता है, और गुजरात और महाराष्ट्र को इससे घाटा हुआ। स्टेट ने क्या किया, यूनियन ने क्या किया कि 5 साल के लिए कंपेंसेशन दिया इन स्टेट्स को जिनको घाटा हो रहा है, 5 ईयर कंपेंसेशन। ओके, तो वैसा ही हम एक मॉडल ONORC के लिए भी लागू कर सकते हैं जिसमें जो भी एडिशनल फिस्कल बर्डन आ रहा है उसका ख्याल यूनियन रख सकती है। ओके, दूसरा जो हमने डिस्कस किया था कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस आ रहा है,
तो उसका हम ख्याल कैसे रखेंगे? देखिए जीएसटी में भी ये इशू आया था और जीएसटी काउंसिल बनाई गई इसके लिए, जिसमें हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होता था इस काउंसिल का। कंसेंसस बेस्ड मतलब अगर कोई भी राज़ी नहीं है किसी भी डिसीजन से तब तक उसको लागू नहीं करेंगे, तो कंसेंसस बनाना ज़रूरी था। ऐसा ही हम एक नेशनल काउंसिल फॉर ONORC बना सकते हैं जिसमें कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लिए जाएं। ओके, नाउ तीसरी जो चीज़ थी वो है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि इतना सारा डेटा और इतने सारे जो भी बर्डन है उसको हम लोग कैसे एक ही प्लेटफॉर्म से मैनेज कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ जीएसटी में भी आई थी और उसको कैसे एड्रेस किया था? थ्रू जीएसटी नेटवर्क। ओके, जीएसटी नेटवर्क है जो कि स्टेट और जो सेंटर है उनका इक्वल स्टेक है इस जीएसटी नेटवर्क में, जॉइंट वेंचर है। और ऐसे ही हम कुछ ONORC के लिए भी कर सकते हैं। जो नंदन नीलेकनी कमेटी थी उनने रिकमेंड किया था सेटिंग अप ऑफ अ PDS नेटवर्क। ओके, GSTN की लाइन पे PDSN भी रिकमेंड किया गया था। एक और जो हमारा पोर्टल है वो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैंने आपको एक बार ये चीज़ बताई है हमारे पुराने करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स में, कि ये इंटर स्टेट जो माइग्रेशन होता है उसको एड्रेस करता है। इंटर स्टेट माइग्रेशन के लिए एक पोर्टल है। ओके, अब इंटर स्टेट माइग्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल है भैया? इंटर स्टेट के लिए तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने आपको हमारा जो करंट मॉड्यूल था कुछ दिनों पहले उसमें बताया कि इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के लिए कौन से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। इंटर स्टेट के लिए तो ये वाला प्लेटफॉर्म है IMPDS। इंटर स्टेट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नाउ अब शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या थी जीएसटी की? ऐसा तो है नहीं कि एक परफेक्ट सिस्टम बन गया है, कुछ कुछ शॉर्ट कमिंग्स इसकी अभी भी हैं। सबसे पहले तो कभी कभी डिले हो जाता है भैया जीएसटी रिफंड्स में। अगर ऐसा ही डिले ONORC में हो गया और रेशन नहीं आया टाइम पे, तो हाउ डिजास्टर्स इट वुड बी, वी ऑल नो। ओके, रेशन का टाइम पे अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस स्कीम के लिए, नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे ना। जो दूसरी चीज़ है वो है कि PDS डीलर्स से आपको बात करनी पड़ेगी और उनको समझाना पड़ेगा। ओके, दे हैव टू कम ऑन बोर्ड। आप अज्यूम नहीं कर सकते कि अरे भाई स्कीम लागू कर दी तो वो तो करना ही पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं है। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी और सबको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, सबको राज़ी करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ है कि इनिशियली कोई भी स्कीम में ग्लिचेस आते हैं, लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। जीएसटी में भी हुई थी, ट्रेडर्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई थी रिटर्न फाइल करने में। ओके, तो ऐसी ही कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है लोगों को भी। तो उस केस में हमको क्या करना है कि वी हैव टू बी लीनिएंट एट फर्स्ट। ओके, तो हमारा जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स हैं अभी आधार के थ्रू होता है, बायोमेट्रिक्स के थ्रू होता है, तो शुरू में अगर दिक्कत ना आए तो उसके लिए हमको जो ऑथेंटिकेटिंग सिस्टम्स हैं उसको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा और हमको वाइडर ऑप्शंस देने पड़ेंगे कि आप एक ID दिखा के अपना राशन ले जा सकते हैं, या कोई भी और मोबाइल नंबर OTP को ऑथेंटिकेट करके ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी। ओके, नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। यहाँ ये ओपेड ख़त्म होता है। सारे सजेशंस मैंने आपको बताए इस ओपेड में क्या क्या थे, और आप एज अ फॉर्डर पॉइंट मेंस में ये काफ़ी यूज़ हो सकता है। ओके, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है R&D पार्ट 2, सेल्फ रिलायंट इंडिया। ओके, कैसे R&D में इन्वेस्ट करके हमको सेल्फ रिलायंट बनना है, ये इस ओपेड का डिस्कशन पॉइंट है। और ऊपर से इसने ये भी बताया कि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और इंडिया को उससे क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं। तो इंडिया ने जो पाथ अपनाया था वो था सेल्फ रिलायंस इन हैवी इंडस्ट्रीज़। ओके, हमने PSUs को ये काम दिया था कि भैया आप हैवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कीजिए और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाइए। बट ऑन द वे क्या हुआ, 1970s और 80s में हमने मॉडर्नाइज इन चीज़ों को इतना नहीं किया जितनी हमको ज़रूरत थी। ओके, ऊपर से जो प्राइवेट सेक्टर था उसको भी लगा कि यार नॉन कोर सेक्टर्स में तो हमारी मोनोपोली है ही, तो देवर कंटेंट विथ, उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि उनको और भी आगे एक्सपेंड करना है। ओके, यहीं हमसे कुछ मिस्टेक्स हुई। उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्री थी वो अनकम्पिटिटिव हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी लो हुई, क्वालिटी पुअर हो गई। ओके, हमारे प्रोडक्ट्स की, और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी कम थी, हमने टेक्नोलॉजी में उतना इन्वेस्ट नहीं किया जितनी शायद ज़रूरत थी। ओके, सो इससे क्या हुआ कि हम ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव हो गए एंड वी मिस्ड आउट ऑन द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाइक जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग है, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हुए ही नहीं। वी इम्पोर्टेड एवरीथिंग। ओके, नाउ फिर एक दौर चला ग्लोबलाइजेशन का, 1991-92 में वी ऑल नो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इसका एक दौर आया। ओके,
उसमें जो सेल्फ रिलायंस था वो बैक बर्नर पे चला गया, क्योंकि लोगों को क्या लगा कि भैया बाहर से तो टेक्नोलॉजी आ ही रही है, हम उसी चीज़ में इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, पर तो पैसा बर्बाद है पूरा। तो उनने उस चीज़ में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया, इंडिया ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में उनको लगा कि बाहर से तो आ ही जाएगा। ओके, तो सेल्फ रिलायंस वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन एरा, और इससे टू आइडियाज़ रिलेटेड जो थे आपस में, वो एक जनरेशन हुआ उन आइडियाज़ का। सबसे पहला जो आइडिया था वो था अनसूटेबिलिटी ऑफ PSUs इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ओके, सब ने ये मान लिया कि भैया PSUs तो बहुत इनएफिशिएंट होती हैं और उन पर तो बस पैसा खर्च ही हो रहा है, उन आउटकम्स एकदम ज़ीरो हैं। ओके, तो जो भी हमारे नेसेंट स्टेज में R&D एफर्ट्स थे वो हमने छोड़ दिए बीच में ही। लाइक फोटोवोल्टेक्स पे काम चल रहा था, सेमीकंडक्टर्स पे काम कर रहा था, वो हमने बीच में ही छोड़ दिया कि चलो बाहर से आ जाएगा, छोड़ो इन सबको। जो दूसरी चीज़ है, दूसरा जो एजम्पशन था हमारा, जो दूसरा आइडिया जिसने जन्म लिया, वो था कि फॉरेन कंपनीज वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन इंडिया। लोग बोले कि भैया फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजीज़ तो लेकर आएंगी ही, तो हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये हमारी एक मिस्टेक प्रूव हुई, क्योंकि आपने देखा है फॉरेन जो भी कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया है FDI के थ्रू, वो टेक्नोलॉजीज़ इतनी लेकर नहीं आई हैं, वो बस एक ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन के रह गई हैं। ओके, ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि जिनका जो मेन हेडक्वार्टर होता है वो किसी और कंट्री में होता है। ओके, और बस वो यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसेस खोलती हैं, तो कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में। ओके, तो बस ये ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन गई हैं। तो ये दो आइडियाज़ थे, ओके, जो कि ग्लोबलाइजेशन वाले एरा में आए थे। नाउ इस ओपेड में आगे बताया गया है कि जो और एशियन कंट्रीज़ हैं, अदर एशियन कंट्रीज लाइक जापान, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, चाइना, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो इनको 3 ग्रुप में बांटा गया इन कंट्रीज़ को। सबसे पहले वो कंट्रीज़ थी जिनकी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ पे बहुत फोकस रहा। दूसरी वो इंडस्ट्रीज़ थी जिनका केवल दूसरी वो कंट्रीज़ थी जिनका केवल मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा, उनको एम्प्लॉयमेंट फाइंड करना था और उसी पे उनका फोकस था। तीसरा है चाइना, जिसने स्टार्ट बहुत लो एंड मैन्युफैक्चरिंग से किया और वो डोमिनेंट रोल इन सप्लाई चेन्स वाले रोल में आ गया। ओके, नाउ इट इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर। ओके, तो ये 3 क्लासिफिकेशंस में इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो वाली कंट्रीज जो कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ में जिनने इन्वेस्ट किया काफ़ी। तो एग्जांपल इज़ जापान, ओके, साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान, ये सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी फोकस किया एंड दे हैव बिकम सेल्फ रिलायंट एज अ रिज़ल्ट। ओके, इनके पास इन्हीं की टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्हीं के सारे प्रोसेसेस हैं। ओके, नाउ जो दूसरा क्लासिफिकेशन था वो उन कंट्रीज़ का जिनने मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, लाइक थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम। ओके, सो इन कंट्रीज़ में FDI बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब फ़ॉरेन कंपनीज़ ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोली इन कंट्रीज़ में। अब इससे दो चीज़ें हुई, सबसे पहले तो ये सेल्फ रिलायंट नहीं हुए क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं। ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब हुआ क्या, एम्प्लॉयमेंट ज़रूर मिला, क्योंकि भाई बाहर की कंपनियों ने अपने ऑफिसेस खोले तो एम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज़ में बहुत ज़बरदस्त जनरेशन हुआ एम्प्लॉयमेंट का, बट ये सेल्फ रिलायंट नहीं हुए। जो तीसरी कंट्री है चाइना, उसने काफ़ी नीचे से स्टार्ट किया और वो बहुत आगे आ चुका है। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ ए शेयर डिटर्मिनेशन। नाउ हम देख सकते हैं कि चाइना अब तो एस्पायर कर रहा है वर्ल्ड लीडर बनने में, वो स्ट्रेटेजिक लीडर भी बन चुका है और बिजनेस लीडर भी बन रहा है धीरे धीरे। तो जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है हमारा, दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, 5G टेक्नोलॉजी, इन सब में ग्लोबल लीडर बनने की एस्पिरेशंस हैं चाइना की। ओके, नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, इन सब से हम लोग क्या सीख ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो 3rd इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसकी बस तो मिस कर दी, वो तो आगे चली गया, वो वापस नहीं आ सकती। फिर भी हमारे पास कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे हम भी वर्ल्ड डोमिनेशन कर सकते हैं। तो वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक एंड फ्यूल सेल इंडस्ट्रीज़। ओके, फिर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम, सोलर सेल्स मॉड्यूल्स, एयरक्राफ्ट, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये अभी नोवेल इनिशिएटिव्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नोवेल इनिशिएटिव है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, तो हम भी इस पर रिसर्च और ज़्यादा कर सकते हैं और हम भी उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में दूसरी कंट्रीज हैं, शायद थोड़ा पीछे, लेकिन हम अगर सही इन्वेस्टमेंट करेंगे और सही चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम भी कैचअप कर लेंगे। ओके, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में हम अभी भी वर्ल्ड डोमिनेशन कर सकते हैं और ग्लोबल लीडर्स बन सकते हैं। तो दूसरा सजेशन ये है कि स्टेट फंडेड R&D होनी चाहिए।
ओके, स्टेट को R&D में इन्वेस्ट करना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी हमारा शायद 1% ऑफ GDP भी नहीं है, तो ये हमको बढ़ा के 3 से 4% करना पड़ेगा GDP का, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तीसरा जो सजेशन है वो ये है इस ओपेट का कि हमको पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है एजुकेशन पे। ओके, हमारे यहाँ एजुकेशन पे भी बहुत ही अबिस्मल इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि स्टेट मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ नेशनल GDP हमारे यहाँ एजुकेशन पे काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी हमको सिग्निफिकेंटली स्केल अप करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे सजेशन थे इस ओपेट के। हमने देखा कि कैसे दूसरी कंट्रीज़ ने अपने आप को इम्प्रूव किया और उसी लाइन्स पे हमको भी चलने की सलाह दी गई है। यहाँ पे हमारा आज का जो करंट अफेयर्स मॉड्यूल है 27 मई का वो ख़त्म होता है। आपको इस कंटेंट की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी PDFs डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।